पंजाब में आपके वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार भगवंत मान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद मान की केजरीवाल से ये पहली मुलाकात होगी। भगवंत मान ने कल ही ये साफ कर दिया है कि वो हलफ राजभवन में नहीं बल्कि खटकड़ कलां में लेंगे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार भगवंत मान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद मान की केजरीवाल से ये पहली मुलाकात होगी। भगवंत मान ने कल ही ये साफ कर दिया था कि वो हलफ बर्दारी राजभवन में नहीं बल्कि खड़कड़ कलां गांव में लेंगे। और पंजाब से बड़ी खबर आपको दे दें, चन्नी काबीना की आज आखिरी मीटिंग है। चन्नी ने 11:30 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग तलब की है। तो जिस तरह से कल के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद आज पंजाब की सियासत से ये बड़ी खबर, जहां चन्नी कैबिनेट की आज आखिरी मीटिंग है। चन्नी ने 11:30 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग तलब की है। तो पंजाब से अहम खबर, जहां चन्नी काबीना की आज आखिरी मीटिंग 11:30 बजे तलब की गई है। आपको बताएं कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ही लगातार वहां पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि जो कांग्रेस की हार हुई है, इसके लिए कांग्रेस के अंदरूनी खल्फशार को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और अब सभी की नजरें ये लगी हैं कि क्या कुछ बयानात सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले चन्नी कैबिनेट की आज ये आखिरी मीटिंग होना है। 11:30 बजे ये मीटिंग कैबिनेट की तलब की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज का दिन है, खास तौर पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि खुद भगवंत मान के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। सियासी सरगर्मियां आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, देखिए साफ तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं कि पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो तख्त बदला, ताज बदला और बन गया मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक नए चेहरे के रूप में पंजाब को अब मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे, उसको लेके आए काफी बड़ी हलचल है। सबसे पहले तो वो आला कमान यानी अरविंद केजरीवाल से राजधानी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। निकल चुके हैं पंजाब से, उनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद हैं और दोनों एक पार्टी के बड़े कार्यकर्ता के तौर पर मिलने आ रहे हैं। सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में जो प्रचंड बहुमत पाया है और उसको लेकर जो पार्टी का एक कह सकते हैं कि एक बढ़िया प्रदर्शन रहा है, तो ये सबसे पहले आला कमान से मिलना बहुत जरूरी होता है। और जिसके मद्देनजर भगवंत मान रवाना हो चुके हैं और कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। एक थैंक्स भी कह सकते हैं कि वोट ऑफ थैंक्स होगा, कि एक ग्रीटिंग्स कहते हैं कि कह सकते हैं कि हमारे जो आला कमान है उनके पास आना जरूरी होता है। तो अरविंद केजरीवाल से मिलना बेहद महत्वपूर्ण और देखना ये होगा कि किस तरीके से निमंत्रण दिया जाता है उनको। तर्ज पर ही जो कि पंजाब में इलेक्शन लड़ा गया था, इसलिए भी दिल्ली का रास्ता बहुत अहम हो जाता है। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतीजे बहुत कुछ बयान कर रहे हैं और खासकर यूपी के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। तकरीबन 3 दहाई के बाद ऐसा होगा जिस किसी पार्टी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत बन रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में अपोजिशन के लिए जितना अच्छा मौका था, शायद ही आने वाले कई बरसों में ऐसा मौका अब उनके हाथ लग पाए। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो, आवारा मवेशी की बात हो, जिसका जिक्र लगातार हम सुनते रहे थे, कोरोना के बाद लाशों पर सियासत हो, लेकिन नतीजों में इन तमाम चीजों का कोई असर कहीं दिखाई नहीं दिया।
पसमानदा तबके के लीडरों ने समाजवादी पार्टी का दामन जरूर पकड़ा और रियासत की सियासत में हिंदुत्व बनाम समाजी इंसाफ की लड़ाई आमने सामने रही, लेकिन रिजल्ट बता रहे हैं कि अपोजिशन इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सका। सबसे ज्यादा हैरत बीएसपी को लेकर हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मायावती का कोर वोट बैंक गया कहां? उन्नाव, लखीमपुर खीरी और हाथरस जैसी सीट को भी अपोजिशन भुना तक नहीं पाई। बहरहाल एक बार फिर योगी की हुकूमत बनने जा रही है। अपोजिशन को फिर 5 साल जमीनी सतह पर मेहनत करनी होगी और भीड़ को वोट बैंक में कैसे तब्दील किया जाए इस पर गौर खौस करना होगा, खास हिकमत अमली भी बनानी होगी। और उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने एक ट्वीट किया आज सुबह और अपने ट्वीट में उन्होंने यूपी के लोगों का शुक्रिया अदा किया। सीटें 1.5 गुना करने के लिए अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वोट फीसद 1.5 गुना बढ़ा है, इसके लिए शुक्रिया। बीजेपी की सीटों को कम किया जा सकता है। बीजेपी की सीटें कम होने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ भ्रम दूर हो गया है, कुछ आगे दूर हो जाएगा, ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, ट्विटर वॉर भी देखी जा रही है और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये जमहूरियत की जीत है। कल भी उन्होंने नताए जाने के फौरी बाद उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया था। अपोजिशन जिन बातों को लेकर उन पर निशाना साधता रहा था, इसको भी उन्होंने अपने ट्वीट में इनका जिक्र किया था और कहा था कि ये आवाम की जीत है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे उस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। कल सुबह जैसे ही रुझानात आने शुरू हो गए थे, तस्वीर साफ होना भी शुरू हो गई थी और अब हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि अपोजिशन बहुत ज्यादा अब उसको मेहनत करना पड़ेगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि शायद ऐसा पहली बार है कि एक ही सरकार मुतवातिर दूसरी बार नजर आ रही है। हाँ हिना, देखिए बड़ी खूबसूरती से आपने कई उमूर की वजाहत की और मैं बता दूं आपको कि 27 साल के बाद कमोबेश ऐसा हो रहा है कि एक बार फिर एक वही वजीर आला दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे, वजीर आला की जिन्होंने हुकूमत की। तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ ने एक तारीख रकम की, बीजेपी ने एक तारीख रकम की, इसमें दो राय नहीं। और देखिए इलेक्शन ने जितने मोड़ लिए, जितने मौजूदात पर ये इलेक्शन हुआ वो भी माजी में कभी नहीं देखा गया है। ऐसे मौजूदात जिनकी बुनियाद पर हुकूमतें माजी में गिरती संभलती रही हैं, बनती बिगड़ती रही हैं, वो तमाम मौजूदात इस इलेक्शन में देखे गए। उन पर सियासत की गई, उन पर बयानबाजियां की गई और उन पर बाकायदा तौर पर तहरीकें चलाई गई, मूवमेंट कायम किए गए। तो देखिए ये इलेक्शन अपने आप में बहुत सारे मोड़ आए इसमें और ये गवाही देकर गया है कि जैसा कि आपने भी बताया कि अपोजिशन को सिर्फ एक किसी मुहाज पर नहीं, किसी सिर्फ चंद मौजूदात पर नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मौजूदात पर, मुख्तलिफ मुहाजों पर एक तदब्बुर के साथ और एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ काम करना होगा, क्योंकि अब सियासत में रुख दूसरे इख्तियार कर लिए हैं। देखिए बात चाहे मौजूदात की हो, जैसा कि आपने बताया कि महंगाई हो, कोरोना हो, आवारा मवेशी के मामले हो, रोजगार की बात करें नौजवानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि इन तमाम चीजों के साथ साथ कुछ मुस्बत पहलू भी ऐसे रहे बसर इक़्तिदार जमात की जानिब से, चाहे वो राशन की तक़सीम हो या तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात का मामला हो, लोगों को माफियाओं से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वोट हासिल करने की बात हो। तो देखिए बहुत सारे इशूज रहे जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपोजिशन को थोड़ी ही कामयाबी जरूर मिली। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप राजधानी में मौजूद हैं और रिजल्ट आ गया है, तमाम तरफ जश्न देखा जा रहा है, बीजेपी के कारकुनों में भी जोश देखा जा रहा है, आगे की क्या कुछ हुकूमत के ताल्लुक से क्या अभी तक कोई इत्तला है? देखिए जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो हुकूमत अपनी माजी की कारगुजारियों से बहुत मुतमईन है और देखिए उसका लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा जो हाल में रहा है। ताहम इतना जरूर है, कुछ इशारे ऐसे जरूर मिले हैं कि कुछ तब्दीलियां रोनुमा होंगी। कब तक बन सकती है ये हुकूमत, इसके ताल्लुक से कोई अभी तक इत्तला? हाँ देखिए तवक्को की जा रही है कि आने वाले 3-4 दिन में ही ये तमाम मंजरनामा साफ हो जाएगा कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। कलमदान की तकसीम का मामला है, कुछ लोगों के मनासिब और मरातिब भी तब्दील किए जा सकते हैं। जाहिर है कि देखिए जब हुकूमत तश्कील होती है तो
लोगों के जी, तो बहरहाल उत्तर प्रदेश के जिस तरह से अब दोबारा हुकूमत बनने जा रही है योगी आदित्यनाथ की, उस पर लगातार जो है हमारी भी नजर बनी रहेगी कि अब किसके हिस्से में क्या आता है। तारक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सभा हर रोग दफा। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत आज साल 2022-23 के लिए अपना बजट पेश करने वाली है। वज़ीर खजाना अजित पवार असेंबली में दोपहर 2 बजे ये बजट पेश करेंगे। कल रियासत की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रवा साल के लिए तरक्की की शरह 1.12% बताई गई है। बजट पर अवाम और सनतकारों की खुसूसी निगाह होगी। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इंतखाबात भी होने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बजट में आम आदमी पर, उसकी जेब पर बोझ नहीं डाला जाएगा। सीधे रुख करेंगे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आज का दिन खास तौर पर महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि वहां रियासती बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ अहम इसमें आज हो सकता है, उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे? अहम दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, क्योंकि 2 साल जो कोरोना के बीते हैं वो काफ़ी मुश्किल भरा दौर था महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के लिए। और पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट जो है वो 8% जो है नीचे गया था, उसमें गिरावट देखने को मिला था। लेकिन आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो कल विधान सभा में दी गई है उसके मुताबिक इस बार ग्रोथ रेट में वृद्धि देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 12.1% की वृद्धि का अनुमान इस सर्वे रिपोर्ट में दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इस बजट को लेकर के आम लोगों की खास नजर रहेगी, क्योंकि 2 साल का ऐसा वक्त लोगों का बीता है जहां पर वो आर्थिक मार से काफ़ी जूझे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ी है उस पर खास नजर रहेगी कि किस तरह का ऐलान जो है अजित पवार करते हैं। क्या किसी प्रकार की छूट पेट्रोल डीजल की कीमतों और उसके टैक्सों में दी जाती है आम लोगों के लिए, राहत के लिए रहेगी या नहीं वो रहेगा। और सबसे अहम मुद्दा जो महाराष्ट्र के लिए रहा है वो किसान कर्ज माफी का रहा है। तो उसे लेकर के क्या ऐलान किया जाता है, कितने अमाउंट जो है या कितनी कौन से ऐसी चीज़ें होगी जिसको ऐलान किया जाए ताकि किसानों को राहत यहाँ मिल पाए। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि किसान क्षेत्र में भी 4.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं व्यवसाय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 11.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 13.5% वृद्धि का अनुमान लगाया। यानी इस बार की जो सर्वे रिपोर्ट है वो दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही। इसीलिए इस बार जो है ग्रोथ रेट जो है 12.1 वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लेकिन जब 2 बजे चाहेंगे कि माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं वहां की जो अभी ये बजट आएगा उससे। बिल्कुल, देखिए ये 2 बजे तय होगा जब अजित पवार एक बार विधान भवन में बजट रखेंगे। तो देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग होंगे जहां पर वो अलग अलग तरीके से जो है अनाउंसमेंट करेंगे। तो कौन कौन सी राहत कहां कहां कैसे मिलेगी, ये 2 बजे के बाद तस्वीरें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जी की वृद्धि मिली है तमाम क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया कि चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो। जी प्रशांत, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश से खबर है, जहां की जगन हुकूमत भी आज माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली है। वजीर खजाना राजेंद्र नाथ रेड्डी असेंबली में बजट पेश करेंगे। बजट तकरीबन 2.50 लाख करोड़ का होगा। ज़राअत के लिए अलहदा बजट पेश किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में आज बजट पेश होना है, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? ना जो बजट 22 और 23 के लिए जो बजट रखा जा रहा है वो अब जो है ना कैबिनेट मीटिंग चल रही है जिसमें उसको मंजूरी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नर स्पीच और जो एग्रीकल्चर बजट है उसको भी
मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद जो है ना लगभग 10:15 पर जो है ना असेंबली सेशन में जो फाइनेंस मिनिस्टर है बुगन राजेंद्र रेड्डी बजट को रखेंगे, जिसमें ज्यादातर जो है ना डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और ज़राअत के लिए ज्यादातर फंड जो है ना एलोकेट करने की जो है ना पेशकश की जा रही है। वही दूसरी तरफ जो जगन हुकूमत के तरफ से की जा रही जो नवरत्न स्कीम जो है जगन जो एजुकेशन और जो पूर डेवलपमेंट के लिए जो है ना उसको ज्यादा फंड एलोकेट कीजिए। वही दूसरी तरफ मुस्लिम तबके के तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि जो हुकूमत की तरफ से बताया जाए सब प्लान जो है ना माइनॉरिटीज के लिए जो सब प्लान है उसके हिसाब से जो है ना फंड्स को अलॉट करने की डिमांड आ रही है। तो देखना है कि माइनॉरिटीज के लिए जो पिछली हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स है उन्हें रोका गया था, तो इस बजट में जो इलेक्शन से 2 साल पहले रखा जाए जो बजट है इसमें जो मुस्लिम और दीगर तबकात के लिए जो वेलफेयर के लिए जो है ना इसमें फंड्स रखने की भी गुंजाइश है। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद पीएम के इस्तकबाल की तैयारियां भी बेहद शानदार की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर कमलम तक रोड शो का एहतमाम किया गया है। 4 किलोमीटर तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मीरा गांव मेरा गुजरात सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीएम के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरदार पटेल स्टेडियम से खेल महाकुंभ का भी इफ्तिताह करने वाले हैं। शो को लेके जो तैयारियां चल रही है उसके दृश्य में आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस तरह से आप फिलहाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से कमलम जाएंगे, यानी कि गुजरात में जो भाजपा का हेडक्वार्टर है वहां जाने के लिए रवाना होंगे, तो उन दौरान एक रोड शो किया जाएगा और रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। न मात्र एक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन आप माने हर 10 से 15 मीटर के दरमियान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ में जब 4 लाख लोग अपेक्षित है तो 6000 से भी ज्यादा गुजरात पुलिस को भी स्टैंड बाय रखा गया है। कैमरामैन पंकज मकवाना के साथ सिद्धार्थ दौड़किया, न्यूज 18 इंडिया, भाट। बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज भी समाअत करेगी। जुमेरात को सुनवाई के दौरान ईडी की जानिब से नवाब मलिक की अर्जी को मुस्तरद करने की अपील की गई थी। एजेंसी के मुताबिक नवाब मलिक की अर्जी काबिल समाअत नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि इस केस में तमाम पहलुओं पर गौर खौस करने के बाद ही नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 जजों की बेंच आज भी समाअत करेगी। हिंदुस्तान और चीन के बीच कमांडर सतह की बातचीत आज हो सकती है। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के बीच 15वें दौर की बातचीत हिंदुस्तानी हुदूद में चोसुल मोल्डो सरहद पर होगी। हिंदुस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता करेंगे। दोनों मुमालिक इख्तिलाफी नुकात हल करने की कोशिश करेंगे। दोनों मुल्कों के बीच कमांडर सतह के बीच मुज़ाकरात जनवरी में हुए थे। 14वें दौर की बातचीत में कोई खास पेशरफ्त नहीं हो पाई थी। दोनों मुल्कों ने बातचीत का अमल जारी रखने की बात कही थी। रेलवे ने तलबा के ज्यादातर मुतालबात पर गौर करते हुए रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर जुमरे के इम्तिहान का नजरसानी शुदा नतीजा दोबारा जारी करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे के नए फैसले के मुताबिक RRB NTPC का नजरसानी शुदा नतीजा अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करते हुए RRB ने कहा कि NTPC मरहला 2 के इम्तिहान का 20 गुना ज्यादा नतायज जारी करेगा। काबिल गौर है कि गुज़िश्ता साल रेलवे NTPC इम्तिहान के नतायज को लेकर बिहार, यूपी समेत कई रियासतों में जबरदस्त हंगामाराई देखने में आई थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा